तो अब एसी चैप्टर में थर्ड लेक्चर में देखेंगे एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अभी एसी थ्रू अ रेजिस्टर हो चुका है, एसी थ्रू एन इंडक्टर हो चुका है, और नाउ टुडे वी विल स्टडी एसी थ्रू अ कैपेसिटर। परसों के क्लास में भी बताया गया था कि एक्चुअली में जिस से डीसी पास करवाया गया है उन्हीं सबके ऊपर से एसी पास करवा करके हमें पैटर्न बनाना है कि किस किस तरह का फेजर डायग्राम बनेगा, किस किस तरह का नया फॉर्मूला पढ़ेंगे जो डीसी में पढ़े थे और एसी में। तो उसी में देखते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर। तो देख ही रहो, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है। कैपेसिटेंस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, बीच में आया नहीं, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया नहीं, मैग्नेटिक्स में आया नहीं। तो अब आप याद करिए, लेकिन आज से 4-5 महीना पहले कैपेसिटर पढ़े थे। 12th क्लास का टॉप टॉपिक में से एकदम टॉप रैंक 1 टॉपिक कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर को अलग से प्रैक्टिस करना है। खैर फिलहाल एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस सी है, उसको फिर से वही सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं मैं बताऊं, पैटर्न फिक्स रखो, ई का हमेशा ई नॉट साइन ओमेगा टी रखो, फिर देखते रहो आई का क्या हुआ, फेजर डायग्राम कैसा बना, कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो सब नोटिस करते रहो। ठीक है, तो यहाँ से ई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी तक आ गए, यहाँ तक लिख लो, या चलो आगे कर ही लेते हैं पूरा, इसको पूरा एक बार में कर लेते हैं। तो परसों का अगर आप लोगों को प्रूफिंग याद हो, परसों का प्रूफिंग का एक पैटर्न अगर आप लोगों को याद हो, परसों का प्रूफिंग का एक पैटर्न था, यहाँ पर भी करते हैं। दो ही तरह का सोर्स ऑफ ईएमएफ वोल्टेज दिख रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ई है, और कैपेसिटर चैप्टर में पढ़े थे Q बराबर CV, V बराबर था Q बाई सी। तो दूर दूर तक अगर देखें तो इसका E, और कोई अलग से रेजिस्टर है नहीं, तार है नहीं, इंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ लेना नहीं है, कोई और तरह का ड्रॉप हो नहीं सकता है। ये जो E है वो सीधा सीधी Q बाई सी के बराबर होगा, और कोई तार और कोई रेजिस्टेंस होता तो कुछ और सोचते, जब है ही नहीं तो सीधा E बराबर Q बाई सी। इसका E और इसका V बराबर Q बाई सी, यही E है और यही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा, और कोई है ही नहीं। कैपेसिटर का काम हो जाता है, वोल्टेज आता है तो चार्ज स्टोर करके रखता है, दूर दूर तक यही वाला ईएमएफ है और कुछ है नहीं। तो यही ईएमएफ जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वही उसको चार्ज स्टोर करने वाला पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कोई है ही नहीं, मेरे पास ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो इसके बाद क्या किया जाए बताओ तुम लोग। दिस इज Q बराबर CE, Q बराबर C इंटू E, इस चैप्टर में फिक्स करके रखें, E नॉट साइन ओमेगा टी है ना, Q बराबर C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या किया जाए, अब हमें करंट से मतलब है, करंट कैसे आता है, एज I बराबर होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू करंट। तो I बराबर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई dt ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी, I बराबर C बाहर आ रहा है और साइन ओमेगा टी का होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो दिस इज I बराबर इसको ऐसे E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, I बराबर E नॉट 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब क्यों किया गया, परसों क्लास किए थे, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये डायमेंशन लेस है, तो ये वाला क्या होगा, तो इस बार हियर 1 बाई ओमेगा सी, परसों कौन कर रहा था, ओमेगा एल था। ये चैप्टर ऐसा, ये मैथमेटिकल है, जितना चीज हो सके याद करो। हियर 1 बाई ओमेगा सी प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या था, परसों जो किए थे, ओमेगा एल का नाम क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इसका नाम है प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। हियर इसी को XC से डिनोट करेंगे, XC बराबर 1 बाई ओमेगा सी, दिस इज नोन एज, इस बार इसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, इन सबका डायमेंशन यूनिट क्या होगा, समझ में आ रहा है, ओम ही होगा, क्योंकि एकदम क्लियर है, ये करंट है, वोल्टेज है, ये डायमेंशन लेस है, और रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, सिर्फ रोल प्ले नहीं, यूनिट डायमेंशन सब रेजिस्टेंस का ही आएगा।
है ना। इन सब चीजों को याद रखना। तो छोटा छोटा चीजें भारी पड़ जाता है, एक्सी का डायमेंशन वहां पर निकाले तो ओमेगा का निकालने बैठे फिर सी का सब उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना। रेजिस्टेंस का ही है, वही चीज ही है, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बट इसमें वही बात है, कुछ बच्चे पूछते हैं अगर ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है तो इसको पिछले पहले चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये सिर्फ तभी आएगा, रोल प्ले करेगा जब एसी के साथ कनेक्टेड होगा। और आप इस चैप्टर के पहले तक 8th में 9th में 10th में 11th में 12th में इस चैप्टर के पहले तक सारा चीज डीसी पर पढ़ करके रहा है। इसी वजह से ये टर्म अभी खुल रहा है एक्सी 1/ओमेगा से, लेकिन है ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद रहेगा। अब बताओ तो ये आई बराबर कितना हो गया यहाँ पर, अब दिस आई बराबर ई नॉट बाई एक्सी कॉस ओमेगा टी। अच्छा ठीक है, आगे ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू किसका, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। एक्सी क्या है, रेजिस्टेंस है। बताओ बताओ, नहीं पता नहीं होगा। ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस, वोल्टेज का पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, करंट का पीक वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यही कंपेयर करना है अभी हमारे पास। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको कंपेयर करना पिछले 2 दिन से सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो लोग एसएचएम ध्यान से पढ़े थे, एसएचएम में भी ज्यादातर क्वेश्चन वही फेज एंगल कंपेयर करने वाला, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितने का डिफरेंस है वही पूछा जाता है। और वो तो खैर एसएचएम तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें कई तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें इसी तरह का क्वेश्चन बन ही सकता है, चाहे तुम जेईई नीट का बात करो चाहे स्कूल एग्जाम का बात करो, इसमें कितना ही करना है आपको। अब बताओ अपना, अब थोड़ा सा वही मैथ वाले नॉन मैथ वालों का डिफरेंस है। वैसे तो इसमें 10th क्लास से ही आप लोग इसको सेटअप कर सकते हैं, ये आसान है सेट करना। साइन को कॉस बनाना तो कोई मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बात है नहीं। दिस इज आई नॉट, इसको हम लोग सीधा साइन, वैसे π/2 प्लस ओमेगा टी, हाँ साइन 90 प्लस थीटा, 10th का नहीं है 11th का कॉन्सेप्ट है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है ना। और ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ना है फिजिक्स में, मैथ्स में। ये कौन से क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड में जो साइन का वैल्यू होता है वो प्लस ही होता है। तो cos ओमेगा टी को वी कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको और इसको अगर कंपेयर कर लो, इससे क्या पता चला, कौन आगे चल रहा है आपकी, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है या ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो इस बार कौन आगे हो गया, इस बार, हाँ बताओ, यहां से पता चल रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट इस बार लीड्स है। यही लीड लैग इस चैप्टर में याद करना, और कुछ इस चैप्टर में फिजिक्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बातें याद नहीं करना, यही सब चीज इस चैप्टर में हमें याद करना। ऑल्टरनेटिंग करंट, लीड्स के नीचे लाइन खींच लेना, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग बाय क्या, फेज एंगल या फेज डिफरेंस, फेज एंगल फेज डिफरेंस जो लिखना हो, इतने से ये जो है वो π/2 से लीड कर रहा है। इस बार एसी लीड कर रहा है, और जब एसी थ्रू इंडक्टर जा रहा था तो एसी लैग कर रहा था, इस बार एसी जो है वो लीड कर रहा है। इस तरह से प्रूफिंग आएगा। परसों क्लास में थे आप लोग, बताया गया था स्कूल में प्रूफिंग भी ऐसे ही लिखा रहता है, एसी लीड्स ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 व्हेन, ये तो लिखे ही नहीं, व्हेन एसी पासेस थ्रू अ कैपेसिटर, इतना ही लिखा हुआ रहता प्रूफिंग में। एक्सप्लेन करके ऐसे ही करके छोड़ दिया जाता है, इसमें एक्सप्लेन में यही चीज करके आपको दिखाना, ठीक है। जब एसी पासेस थ्रू एन इंडक्टर तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट लैग करता है, एसी पासेस थ्रू अ कैपेसिटर तो अल्टरनेटिंग करंट लीड करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। इसमें नीट वगैरह के एग्जाम में केवल ऐसे ही बस ये थ्योरी ही पूछा जाता है, बस हर बार इतना ही पूछा जाता है इसमें, इस चैप्टर से, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, जब इंडक्टर से जा रहा है कैपेसिटर से जा रहा है। ध्यान से बनाओ, यहाँ तक इसका एक पोर्शन हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसका सिर्फ फेजर और इसका ग्राफ परसों से कहते हैं, दोनों बताते ही एसी थ्रू कैपेसिटर खत्म हो जाएगी। अब फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम व्हेन एसी passes through a capacitor। जेई नीट में बनाने के लिए तो नहीं आएगा,
पहचानने के लिए आएगा, बोर्ड्स के एग्जाम में बनाने के लिए आएगा। कैसे बनाएंगे? जो लोग रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं, एक पैटर्न फिक्स करके रखो। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स वाई नहीं भी लिखना तो चलेगा, है ना। ई को पहले फिट, ई तुम क्या माने थे अभी? ई तो शुरू से ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको ऐसे, ये कितने एंगल पर है? ये थीटा है, दिस इज ओमेगा टी। एक्स एक्सिस वाई से ऊपर ऊपर लिखना है तो लिख सकते हो। प्रूफ करके क्या पता चला कि आई कितना आया? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करंट इसमें ये ई का है, करंट जो है वो इसमें लीड कर रहा है, इससे 90 डिग्री ज्यादा। मैथ्स में 7th 8th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस एंगल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होता है। सो ओमेगा टी से भी कितना ज्यादा? पाई बाई 2। ओमेगा टी से पाई बाई 2 ज्यादा, ओमेगा टी से पाई बाई 2 ज्यादा। ये हमारा आई है, ये हमारा फेजर डायग्राम है बिटवीन आई एंड ई व्हेन एसी पासेस थ्रू अ कैपेसिटर। ये बन जाएगा ना, रटने पर भूल जाओगे, बहुत ज्यादा टॉपिक है इस चैप्टर में, रटने पे भूल जाओगे, बहुत ज्यादा टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, बनाओ। तो नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेना है, जिसमें कि हमें ये चीज रिप्रेजेंट करना है। वाई एक्सिस में ई और आई ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, एक्स एक्सिस में ओमेगा टी, और रिप्रेजेंट करना था क्या कि एसी जो है वो लीड कर रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बाई अ फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। इसी चीज का अगर बनाना है तो मेरे क्लास में सीखने का सबसे आसान तरीका यही कि ई को फिट करके रखो, ई को पहले फिट करके रख लो, ई को पहले फिट करके रख लो, और ई से आई को हमेशा 90 डिग्री ज्यादा रखो। जैसे ये 0 पर है यहाँ से, तो ये उससे पहले ही 90 डिग्री पर है। ये जब ऊपर गया तो अब इसका नीचे जाने का टाइम हो गया, जब ये नीचे आया तो उसी समय पर ये ऊपर आ गया, जब ये ऊपर आया तब तक ये अपना नेक्स्ट ग्राफ शुरू, जब ये यहाँ पर खत्म हुआ तो ये उससे 90 डिग्री आगे ही रह गया। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से फेज एंगल पाई बाई 2 आगे चल रहा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। ठीक है, तो एसी थ्रू अ रेजिस्टर, एसी थ्रू अ इंडक्टर और एसी थ्रू अ कैपेसिटर को ध्यान से याद करके रखो। तो अब शुरू करेंगे एसी थ्रू एल आर सीरीज सर्किट। नाम से ही पता चल रहा है, देखो अब एक एल है मतलब एक इंडक्टर, एक आर है मतलब एक रेजिस्टर, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया किसमें? सीरीज में, और इसमें से एक सोर्स ऑफ ईएमएफ पार करवाएंगे, करंट पार करवाएंगे, और देखेंगे पैटर्न किस तरह से डीसी में जो पढ़ रहे थे और इसमें किस चीज का डिफरेंस आता है, क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ ई है, करंट आई है, इंडक्टर एल है और रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो अब आपकी बारी आ गई। ये सीरीज में, सीरीज में 10th क्लास से पढ़ रहे, सीरीज में क्या सेम रहता है? सीरीज में सेम रहता है करंट, और वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है, इसके पास भी इसके पास भी। यही एकमात्र सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो अब यही कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा, कुछ हिस्सा इधर चला जाएगा। अपने से बताओ कितना आएगा? V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है ना, तो इसमें कितना जाएगा? तो सर हम वी एल ही लिख देते हैं अभी। ठीक है, और इसका नाम जो है वी आर। ऐसे पूरा ही हो जाएगा, आधा देगा पूरा, अपने हिसाब से थोड़ा सोच लो, यहाँ से यहाँ तक। ये तो आ रहा है। अब आपकी बारी आ गई, यहाँ पर साइड में वी एल का वैल्यू बताओ। V बराबर आई, और इसका R का रोल प्ले कौन करता है? एक्स है, पूरा गलत हो जाएगा। और वी आर बराबर तो मालूम नहीं है, दिस इज आई आर। ठीक है, वी एल बराबर आई एक्सएल है, और करंट सेम है, वी आर बराबर आई आर है। ठीक, तो डाउट? ठीक है, अब हमें इसमें भी बहुत सारा प्रूफिंग वगैरह पैटर्न देखना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। इसको मैथमेटिकली बनाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ने इसमें तरीका निकाला था। इसको जब आपने वेक्टर फेजर मान ही लिया है तो कुछ वेक्टर्स का रूल लगा करके इसको बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे मेजर तरीका यही है, और ऐसे ही आप लोगों को याद भी रहेगा। सीधा इसका फेजर डायग्राम बना देते हैं। सीधा फेजर डायग्राम से ही जो भी होना है वो हमें याद हो जाना चाहिए इसी में से। ठीक है, एक ही बार में फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसी में सारा काम करने का ट्राई करेंगे। ठीक, फेजर डायग्राम बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? एक एक्स एक्सिस का और एक
वाई एक्सिस का भी देखना, ये नहीं समझ में आएगी तो बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको हो गया फिट। अब क्या करते हैं इसमें, यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं। थोड़ा सा देखना, इसको बहुत ही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन इस तरफ, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन इस तरफ। अब पीछे 2-3 टॉपिक आप लोग प्रूफ कर करके आए हैं, उस हिसाब से बताना। फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना था, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना था। एसी थ्रू और रेजिस्टर पढ़ाएगा, देख लो और बताओ आई और ई के बीच में कितने का फेज डिफरेंस बनता है जब एसी पास करता है, नहीं बनता है। इसका मतलब है इधर आई का डायरेक्शन है, उधर ही आर का कैसे, सोच के बोलो। ई का कैसे, ई तो एकदम लास्ट में निकलेगा सबका मिला करके, ई का कैसे, क्या बात करते हो, सोच के बोलो। आई और ई तो सिर्फ तब था जब सिर्फ वहां पर रजिस्टर लगा हुआ था, अब आर भी है, एल भी है, तो आर के अक्रॉस वाला वोल्टेज वी आर ना हुआ, तो ये आई का डायरेक्शन ई का कैसे, ई तो अभी हम लोग निकालेंगे। आई का जिस तरफ डायरेक्शन है, वी आर का डायरेक्शन उस तरफ होगा। अरे समझ में आ रहा है, फिर से बताओ, ठीक है। फेज डिफरेंस देख लो करंट का और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का व्हेन एसी पासेस थ्रू अ प्योर ओमिक रेजिस्टेंस 0 डिग्री का था। तो आई अगर एक तरफ दिखाए हो, कहीं पर भी दिखा सकते हो, तो वी आर उसी तरफ होगा, ठीक है। अब वी एल के बारे में बताओ, तो अभी जस्ट शायद अभी नहीं परसों पढ़े थे। बताओ करंट जब पास करता है, एसी पास कर रहा है अक्रॉस एन इंडक्टर, तो कौन लीड लैग करता है, आप लोग अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, एसी। तो लीड कौन करता है अक्रॉस प्योर प्योर इंडक्टेंस। मतलब क्या हो गया फिर वी एल, इतना सोच सोच कर बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये 90 डिग्री से लीड करता है करंट से वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टेंस, 90 डिग्री से लीड करता है व्हेन एसी पासेस थ्रू एन इंडक्टर, और करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर के बीच में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता है व्हेन एसी पासेस थ्रू अ रेजिस्टर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस। तो ये फेजर डायग्राम यहां से बनने वाला है, ये आप समझिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए ही थे, तो अब थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वी एल कर दिए हैं रिप्रेजेंट, वी आर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आई रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, ई निकालना है। अब हमें रूल लगाना है, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। फेजर में आपने रिप्रेजेंट किया है, फेजर में रोटेटिंग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ना अल्टरनेटिंग करंट वेक्टर है ना अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बट आपने पिछले क्लास में इसको जानबूझ करके फेजर बनाया है। फेजर बनाया है मतलब रोटेटिंग वेक्टर कह रहे हो, वेक्टर कह रहे हो तो वेक्टर का रूल का इस्तेमाल पड़ेगा। आई के वजह से वी आर वी एल आ चुका है, मेरे को इस ई के साथ रिलेशन निकालना है। डायमेंशनली भी मेरे को मालूम है वी एल वी आर ई डायमेंशनली सेम होगा, तो अब हमें ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ई निकालना है। इसमें अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ करने लायक है नहीं। तो ये जो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एंगल फाई ले रहे हो, अगर तुम यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन यहीं पर एक्स एक्सिस के साथ ही अभी तक लिए हो तो अभी भी एक्स एक्सिस के साथ ही लोगे। ये हो गया तुम्हारा फाई का वैल्यू, ठीक है। क्लियर? तो डाउट इसमें बोलो, और इसको पाई बाय 2 के 90 डिग्री था ही लीड। यार समझे कि फिर से बताओ, हाँ तो अलग अलग लिए ना, इसीलिए तो जैसे फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह क्लास 11 में बनाते थे, या वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आई और वी आर का तो एकदम अलग बना के छोड़ दिया, उसके बाद फिर आई और वी एल का बना करके छोड़ दिया, और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके ई का वैल्यू निकाल, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, इसमें जो वेक्टर का रूल लगा रहे हो तो वेक्टर के हिसाब से बताओ कितना हो जाएगा। दिस इज 90 डिग्री वाला वेक्टर कैसे सॉल्व होता था, दिस इज अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर आर वी आर का स्क्वायर प्लस दिस इज अंडर रूट, बोलो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू आई ब्रैकेट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस
एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आई बराबर बताओ कितना हो गया? यहां से आई बराबर और आई बराबर पी बाई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आई इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, E is instantaneous value of alternating EMF. So here ये वाला जो है ये क्या कर रहा है यार, अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस एक्सएल की स्क्वायर प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। और अब इसका नाम क्या होगा? नाउ दिस विल बी टर्म, टर्म बहुत ज्यादा, इसको Z से डिनोट करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस। मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि इसका भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ओम ही होगा। ये इम्पीडेंस है, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। कब? जब एसी ऐसे सर्किट से पास कर जिसमें एल भी हो, आर भी हो और सीरीज में हो, वहां पर ये जो है वो आर का काम करेगा। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो आवर फार्मूला इज आई इज इक्वल टू हिसाब है E बाई Z। ये हो गया। और हम लोग उतना मेहनत नहीं किए पिछले वाले में, जैसे साइन से कॉस में कन्वर्ट करके देखते थे कि कितना एंगल से आगे आ रहा नहीं आ रहा, वो तो फेजर से डायरेक्ट पता चल गया, वो तो फेजर डायग्राम से डायरेक्ट पता चल गया। तो उतना मेहनत इसमें करना नहीं, इसमें साफ पता चल रहा है ई जो है वो लीड कर रहा है आई से बाई एन फेज एंगल ऑफ फाइव, ना 90 डिग्री से है ना 0 डिग्री से है, बीच बात का कोई एंगल है। उतना मैथमेटिकली प्रूफ नहीं, सीधा इसी से पता चल रहा है। इसमें कौन लीड कर रहा है? इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड्स किसको? अल्टरनेटिंग करंट कितने एंगल से? बाई फेज डिफरेंस या फिर बाई फेज एंगल ऑफ फाइव है। वो फाइव का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? तो डायग्राम देख के खुद से बता दो। ये फाइव का वैल्यू 0 से बड़ा लग रहा है और 90 डिग्री से छोटा लग रहा है। ऐसा तब होगा जब एल आर सीरीज का हो। पहले आर का याद करना है, फिर एल का याद करना है, फिर सी का याद करना है, फिर आज एल आर का याद करना है, फिर सी आर का याद करना है, फिर एल सी आर का याद करना है, फिर एल सी का याद करना है। तो इतना चीज आपको ठीक से याद करना होगा, ठीक है। तो ये सब हो गई बातें इसमें। और इसमें हाँ tan फाई निकालोगे कैसे? मतलब एंगल निकालने का बात अगर इस डायग्राम में हो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। tan बराबर हाँ परपेंडिकुलर में VL, बेस में है VR, tan फाई बराबर यल का आई एक्सएल बाई आई आर, tan फाई बराबर एक्सएल बाई आर से आ जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं। और इसको पिछले जैसा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में लिख करके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उतना मेहनत सिर्फ कितना फेज एंगल से आगे चल रहा है वो पता लगाने के लिए होता है। तो वो तो फेजर से पता चल ही रहा है, तो उसमें ऐसे साइन में लिख के कॉस में लिख के फिर कन्वर्ट करके करने की जरूरत नहीं है। वैसे अलग अलग किताब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उस तरह से भी इसका प्रूफिंग किया हुआ, इतना ही आएगा। बट हम लोग फेजर से कर ले रहे हैं, फेजर से काफी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज इसमें जानना, नोट करके रखो। तो एसी थ्रू अ सीआर सीरीज सर्किट करते हैं हम। सेम जो मैं फेजर डायग्राम वाला मेथड बताया उससे आप लोग में से बहुत लोग इसको फटाफट खुद से भी बना सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए हुए। अब ये याद कैसे करते हो वो तुम्हें देखना। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VC, VR और बताया जाए फिर VC बराबर I XC, VR बराबर IR। इसका फेजर डायग्राम के कॉन्सेप्ट उतना लेक्चर नहीं लिखेंगे, पिछला वाला ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक ही जैसा करेंगे तो आपको मेरे को आसानी होगा, उल्टा सीधा करोगे तुमको मेरे को नुकसान होगा। पहले फिट किसको कर लिया जाए? आई को। तो पहले बताया गया था जब एसी पास करता है प्योर ओमिक रेजिस्टेंस से तो आई और वोल्टेज अक्रॉस आर के बीच में किसी भी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर हो गया हमारा VR। इसके बाद बताओ जब एसी पास करता है कैपेसिटर पर तो कौन लीड करता है? अभी आज ही पढ़े हो, एसी लीड करता है या फिर ऐसा बोल, मतलब एसी लीड करता है मतलब एसी आगे है 90 डिग्री से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस पीछे रहेगा 90 डिग्री। तो कैसे बनाया जाए डायग्राम? इससे 90 डिग्री पीछे कहां चलाएंगे खुद ब खुद?
इससे 90 डिग्री पीछे बनाओगे तो ये वाई एक्सिस पर निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ चला आने वाला है। तो इस तरफ आने वाला है वी आर था, इस तरफ आ जाएगा हमारा वी सी, जो होना था सो हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी आई भी कर चुके हैं, वी आर भी कर चुके हैं, वी सी भी कर चुके हैं, ई निकालना है। तुमने रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो वेक्टर का लॉ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यू हैव रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, सो वी विल यूज लॉज ऑफ वेक्टर। इस हिसाब से यहां पर इसका हो जाने वाला है रिजल्टेंट, और वी आर है, वी सी है, ई निकालना है और वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यही ई जो है यही रिजल्टेंट का काम कर जाएगा। इसमें अंडर रूट, फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, वी आर का स्क्वायर प्लस वैसे माइनस वी सी का होल स्क्वायर होने के चक्कर में वो फिर प्लस ही हो जाने वाला है, इस तरफ ई का लगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज आवर फेज एंगल। इसमें कौन आगे चल रहा है, इसमें जो चल रहा था वोल्टेज ही आगे चल रहा है। जब प्योर कैपेसिटर था तो वोल्टेज लैग कर रहा था 90 डिग्री से, अभी भी लैग कर रहा है बट 90 डिग्री से नहीं कर रहा है, कोई एक खास फाई एंगल से कर रहा है। ये आ रहा है समझ में, पैटर्न पर है, फॉलो अप हो जाएगा, मेरे ख्याल से कर भी लोगे। अब बाकी बता दो, ई बराबर दिस इज अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, सो दिस इज आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, सो दिस इज आई अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, सो दिस आई इज इक्वल टू ई बाई अंडर रूट, नाउ दिस इज आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब बताने के लिए दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, इस बार ये भी लेकिन कहते हैं इसको अभी भी इम्पीडेंस ही है, इसको अभी भी हम लोग इम्पीडेंस ही बोलेंगे। दिस इज आई इज इक्वल टू ई बाई जेड रह जाएगा। और इसमें क्या पता चलेगा, इसमें कौन लीड लैग, इसमें हमें पता चल रहा है कि अभी भी करंट लीड कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट लीड्स अल्टरनेटिंग ईएमएफ, लीड तो अभी भी कर रहा है बट 90 डिग्री से नहीं कर रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय अ फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस ऑफ फाई। बोलो कोई डाउट? ठीक है, आज का पहला प्रूफ था, उसमें करंट 90 डिग्री से अल्टरनेटिंग ईएमएफ से लीड कर रहा था, अभी भी लीड कर रहा है पर 90 से नहीं कर रहा, फाई से कर रहा है। ठीक है, अच्छा tan फाई निकालोगे कैसे, मैथमेटिकल है। tan फाई अभी भी परपेंडिकुलर बाय बेस, कौन है परपेंडिकुलर पर, वी सी, बेस में वी आर, दिस इज आई एक्स सी बाय आई आर, tan फाई उधर एक्सएल बाय आर आया था ना, यहाँ पर एक्स सी बाय आर आ रहा है। बस ये देख लेना कि फाई का वैल्यू, ये पिछले साल नीट के एग्जाम में आया, इसका फाई का वैल्यू कहां से कहां तक है, फाई का वैल्यू कहां से कहां तक है, फाई का वैल्यू कहां से कहां तक है, जैसे कितना इसका वैल्यू होगा कुछ बताओ। जैसे ये पूरा माइनस 90 डिग्री है ये पूरा, तो ये कितना होगा कुछ बोलो आंसर, जैसे कोई वैल्यू बोलो, 40 या 30, तो माइनस में ना हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो -90 बड़ा है कि -30 बड़ा है, -30, तो मतलब ये जो एंगल है बॉस वो -5/2 से बड़ा है और -30 है आखिर, तो वो तो 0 से छोटा है, तो इसको याद रखना है। इतना चीज कैसे याद कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम सोचो कि तुम किस तरह से इतना चीज निकालोगे। मैं एज अ टीचर यही बता सकता हूं कि हमने ये जो LR और CR है इसको साइन और कॉस में बना करके उसको कन्वर्ट करके फाई तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो फाई डायग्राम से ही दिख जा रहा है कि कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, तो उतना मेहनत करने का जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, सीधा फेजर से कहानी जो है वो हमारा बन जाएगा। तो ज्यादातर लोग आप लोग पढ़ने में अबव एवरेज है बच्चों, आप लोगों को एक बात पता चल ही गया होगा, LR CR केवल L केवल C केवल R सब अपने जगह पर है, बट जो आपका सिलेबस में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है यहाँ पे खुद से भी लग रहा होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो LCR सीरीज सर्किट है, L भी होगा, C भी होगा, R भी होगा, तो लगाओ L C R और किसमें कनेक्ट कर दिया इसको, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। ठीक है,
बाकी हो जाएगा, बड़े फेजर से बड़े आसानी से हो जाएगा। दिस एल सी आर, दिस इज वी एल वी सी वी आर। आगे पिछले जैसा ही अप्रोच कर देंगे, ज्यादा मेहनत नहीं। वी एल बराबर आई एक्स एल, वी सी बराबर आई एक्स सी, वी आर बराबर आई, ओ सॉरी क्या लिख रहा है, आई आर। ठीक है, अब फेजर का दिमाग लगा दें। अच्छा, फेजर बनाने से पहले जैसे हम लोग वेक्टर के फॉर्म में बना रहे हैं, वेक्टर का क्वेश्चन जब आप बनाते हैं, रिजॉल्व करते हो, रिजल्टेंट वगैरह निकालते हो, तो एक चीज मेक श्योर करना पड़ता है, जैसे अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट अगर निकालते हो तो कैसे निकालते हो? इस तरफ 5 न्यूटन और इस तरफ 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा? माइनस कर आएगा। तो माइनस किससे किसको करते हैं? बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर तुम्हें क्या पता कौन बड़ा है कौन छोटा? इसलिए इस केस को जो अभी हम लोग प्रूफिंग करेंगे, एक चीज मान करके करेंगे, और वो जो मैं माना वो आपके भी न्यूमेरिकल में वही चीज माना हुआ हो, उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जो प्रूफिंग को हम लोग वही करेंगे जो किताब में दिया हुआ है, बट क्लियर कट कुछ कुछ चीज मान करके प्रूफिंग कर रहे हैं। एग्जाम में वो चीज मान करके तुमसे पूछा जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बस हम लोग मानने वाले हैं कि एक्सेल का वैल्यू एक्सी से ज्यादा माने। तुम्हारा मर्जी, तुम एक्सी को एक्सेल से ज्यादा अगर मानोगे, 12th क्लास में हो, अभी जो प्रूफिंग होगा कहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो अब एवरेज बच्चा को समझ में आ जाएगा कहां पर चेंजेस होगा। बाकी हम एक्सेल को एक्सी से बड़ा मान रहे हैं, और क्योंकि सीरीज में लगा है तो करंट तो सेम है, तो इसका मतलब है कि आई एक्सेल अभी भी आई एक्सी से बड़ा हो गया, और आई एक्सेल मतलब वी एल वीसी से बड़ा हो गया। ऐसा मेरे प्रूफिंग में मैं मान रहा हूं, तुम्हारे जेई के क्वेश्चन में, तुम्हारे लीड के क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बाकी अब इसका हम लोग फेजर बनाएंगे। तो बताओ फेजर अभी तुम लोग सीखे, सबसे पहले क्या फिट कर दिया जाए? यहां बना दे, इस तरफ आई, अभी तब से बार बार देख रहे हैं, आई का जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ, ई का नहीं, बी आर का। ओ क्या कर रहे, बी तो निकालेंगे अभी मेहनत करके। अब अभी थोड़ी देर पहले देखो, आई का डायरेक्शन जिधर है, आई का डायरेक्शन जिधर है उससे 90 डिग्री ऊपर किसका है? बी एल का। देख लो एल कैसे हो सकता है, बी एल। और अभी जस्ट अभी बना आई का डायरेक्शन जिस तरफ है, बीसी का डायरेक्शन उससे 90 डिग्री कम है। अब यहीं पर थोड़ा सा मानने वाली बात थी, ये बीएल है, वेक्टर सबका पड़ा हुआ है, ये बीएल ये बीसी, इसका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो माइनस बड़ा से छोटा होता है, इसीलिए मैंने माना था कि मेरा बीएल बीसी से ज्यादा। आपके जेई के नीट के एग्जाम में हो सकता है बीसी बीएल से ज्यादा दिया हुआ, इसका कोई गारंटी नहीं। ये इसीलिए फिजिक्स में प्रूफिंग पढ़ना पड़ता है, कौन चीज माना हुआ है कौन चीज नहीं। मेरे प्रूफिंग में मैं माना हूं, तुम्हारे क्वेश्चन में माना हुआ रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। ठीक, तो इसको ध्यान से देख लेना। मेरे वाले में क्योंकि बीएल बीसी से बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो किस तरफ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ये 5 और ये 3 है वेक्टर, तो जैसे 2 और ये इस तरफ कहीं पर आएगा मेरे डायग्राम में, तो दिस विल बी बीएल माइनस बीसी। अब किसका किसका रिजल्टेंट निकालना है? ये बचा, इन दोनों का इतना बचा, और ये भी। तो अब पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। ये फेजर से बनाना इसलिए आसान है, मैं इसलिए फेजर से ही बनाता हूँ। ये सब बुक में मैथमेटिकल प्रूफिंग भी दिया हुआ है, बट फेजर से बनाना आसान है। अब सबका जो रिजल्टेंट है वही हमारा ई हो गया, और ये अभी भी 5 हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, जो लोग अब एवरेज बताओ, अगर बीसी बीएल से ज्यादा होता, क्वेश्चन में कई बार हिंट दिया होता तो क्या होगा? वो तो नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसे बनेगा। आंसर तो मोस्ट प्रोबेबली सेम आएगा, आंसर तो मोस्ट प्रोबेबली सेम आएगा, बट एंगल वेंगल प्लस में जो आ रहा था वो माइनस में आ जाएगा, तो उसको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो चलो इस डायग्राम के हिसाब से बात करते हैं। तो ई बराबर कितना हो गया? हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, अंडर रूट दिस इज एक्स का स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस वाई पर कितना बचा? मेरा बचा वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। आ रहा है समझ? तो वी एल इज आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। तो
आई थ्रू आउट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक्सएल माइनस प्लस आर का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा ना बस। अरे कुछ तो बोलो, ठीक है। तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर ई बाई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बोलने का जरूरत नहीं, ये करंट है, ये वोल्टेज है, दिस इज प्लेट, और इसको अभी भी इम्पीडेंस ही कहते हैं। ये इम्पीडेंस है एलसीआर सीरीज सर्किट का। दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं कि अगर सी ज्यादा होता तो वो एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर हो जाता। ये अलग बात है कि मैथ्स में आप लोग जानते हैं 5 माइनस 3 का स्क्वायर करो चाहे 3 माइनस 5 का स्क्वायर करो, वैल्यू शायद सेम आ जाए, वैल्यू शायद नहीं, वैल्यू श्योर जो है वो सेम आ जाएगा, बट एंगल का जो एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है वो नीचे बनेगा। इस डायग्राम में तुमको लग रहा है कौन लीड कर रहा है, ई लीड कर रहा है कि आई लीड कर रहा है, ई लीड कर रहा है इस डायग्राम में, लेकिन अगर ये ज्यादा होता तो आई लीड करता। तो इसलिए इसमें मैं ऐसे पिछले वाले 5 में लिखा हूं ना कौन किसको लीड करता है, इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कि अगर VL बड़ा है तब ये लीड करेगा, VC बड़ा है तो करंट जो है वही को लीड कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर खोद के लिख नहीं सकते कि इसका वैल्यू यहाँ से आता आएगा। फाई का वैल्यू मान लिया तब तो लिख ही सकते हैं, नहीं जैसे मान लिए हो, लेकिन ऐसे इस डायग्राम में चाहो तो लिख सकते हो, बट ऐसे लिख करके ऐसे नोट बनाओगे तो फिर वो तुम याद कर लोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग केस में अलग अलग है। इस डायग्राम में ऐसा होगा, नीचे वाले डायग्राम में अलग तरीके का होगा, है ना। जैसे फाई का वैल्यू लिख रहे थे उसमें 0 से π/2 के बीच में माइनस π/2 से, इसमें लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये तो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, वो मेरा काम नहीं है। सो दिस इज इम्पीडेंस, दिस इज आई, और इस डायग्राम में सिर्फ इस डायग्राम में इन दिस केस ऐसा करके लिख सकते हैं, इन दिस केस वेयर जब आप माने हैं कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है, VL VC से बड़ा है, तब ऐसा मान सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग EMF लीड कर रहा है किसको, ऑल्टरनेटिंग करंट बाय फेज एंगल या फिर फेज डिफरेंस फाई। मेरे डायग्राम में दूसरा वाला भी बनाओ डायग्राम, क्या आ रहा है समझ में, ठीक है। या कहीं पर लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज क्या, अदरवाइज में क्या लिखेंगे, अगर XC बड़ा हो XL से तो VC बड़ा हो जाएगा VL से, और उस केस में ऑल्टरनेटिंग करंट लीड करेगा। हाँ tan फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको लिख लेते हैं, वही चीज लिख रहा हूँ। इसलिए मैं बोलूँ तो एक ही केस का लिखता हूँ, बाकी अपना दिमाग से खुद कर लेना, बाकी अब लिख दिए तो लिख दिए। ऑल्टरनेटिंग करंट लीड्स ऑल्टरनेटिंग EMF बाय अ फेज एंगल फाई, अदरवाइज की बात है। बाकी tan फाई कितना हो जाएगा इसी डायग्राम पे, इसी डायग्राम में tan फाई, इस डायग्राम में tan फाई कितना हो जाएगा, इस डायग्राम में इस डायग्राम में tan फाई, इस डायग्राम में tan फाई, इस डायग्राम में tan फाई, इस डायग्राम में tan फाई रियल माइनस VC या IXL माइनस IXC, या फिर tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस, उस केस में XC माइनस XL बाई R हो जाता। तो वो तुम देख लेना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। दिस इज LCR का होगा तो ये हिसाब किताब बनेगा, I बराबर EY Z, वो सब बार यही आ रहा है। दिस इज LR CR और LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। इन सब का न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में करते हैं, तब तक सबको ठीक से याद कर लो। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।